विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। आज अपने इस विशेष ऑनलाइन कक्षा में आपसे बात करूंगा, यानी बांगड़ कॉलेज के उन नियमित विद्यार्थियों से जो इस वर्ष 2022 की अति शीघ्र होने जा रही स्नातकोत्तर उत्तरार्ध एमए फाइनल की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों। इस कक्षा में मैं आपसे चर्चा करूंगा आपके सिलेबस के बारे में, आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, यानी आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो किस प्रकार के प्रश्न हैं, उसका उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है और कितने प्रश्न आपको जवाब देने हैं। साथ ही साथ मैं आपसे चर्चा करूंगा आपके पेपर्स के बारे में। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में एमए फाइनल में ग्रुप सी में ही विद्यार्थियों को नियमित तौर पर यानी रेगुलर स्टूडेंट के रूप में परीक्षा देने की इजाज़त है। यानी आपको जो पेपर मिलेंगे वो आधुनिक भारतीय इतिहास, भारत का आर्थिक इतिहास, राजस्थान का इतिहास और प्राचीन विश्व सभ्यता का इतिहास, इससे संबंधित पेपर आपको नियमित अभ्यर्थी के रूप में लेकर एग्जाम देने की इजाज़त है। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं आपके चारों पेपर्स के बारे में। और पांचवा पेपर जो कंपलसरी है, यानी कुल मिलाकर आपको 5 पेपर एमए फाइनल में देने हैं। पहला पेपर है विद्यार्थियों हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास 1757 से 1857 तक का इतिहास, कुल 100 वर्ष का इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण 100 वर्षों का पूरा विवरण, जिसमें आपसे काफी जानकारी पूछी जाएगी 100 वर्षों के बारे में, इनके राजनीतिक इतिहास के बारे में, आर्थिक इतिहास के बारे में, प्रशासनिक इतिहास के बारे में। तो विद्यार्थियों, आपका जो पहला पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास 1757 से 1857 तक, जिसके अंतर्गत आपको जानकारी के सोर्सेज के रूप में काफी एक विस्तृत विवरण देखना पड़ेगा। इसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। तो ये था पहला प्रश्न पत्र जो 1757 से 1857 तक का। इसके बाद विद्यार्थियों पेपर सेकंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास 1858 से 1964 तक का इतिहास। इसमें आपसे काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में, प्रशासनिक इतिहास के बारे में, इन तमाम बातों के बारे में। तीसरा पेपर विद्यार्थियों आपका है भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1757 से 1947 तक। चौथे पेपर में विद्यार्थियों आपको जानकारी दी जाएगी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के बारे में, राजस्थान का इतिहास 1800 से लेकर 1956 तक का इतिहास। पांचवा पेपर जो अब तक हिस्टोरियोग्राफी, शोध और इससे जुड़ा हुआ था, वो पेपर इस बार से हटा दिया गया और इसके स्थान पर पांचवा पेपर जो आपके लागू किया गया है वो है एंशियंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन, यानी प्राचीन विश्व सभ्यताओं का इतिहास। तो कुल मिलाकर आपके 5 प्रश्न पत्र हैं, ग्रुप सी के 4 प्रश्न पत्र और पांचवा प्रश्न पत्र प्राचीन सभ्यताओं का, प्राचीन विश्व सभ्यता का इतिहास, एंशियंट वर्ल्ड सिविलाइजेशन, जो कि आपके कंपलसरी पेपर के रूप में है।
तो विद्यार्थियों, ये तो थे आपके 5 पेपर। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं है। एग्जामिनेशन की एनुअल योजना आपके लिए लागू है और आप अपने परीक्षा के टाइम टेबल के लिए निरंतर रूप से जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर की वेबसाइट का अवलोकन करें और महाविद्यालय की अकादमिक शाखा के निरंतर संपर्क में रहें, ताकि आपको सही चीज़ों की समय पर जानकारी मिल सके। तो विद्यार्थियों, ये तो थे आपके पांचों पेपर। अब बात आती है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन पेपर। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, यानी किस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, कुल मिलाकर आपके पास 3 खंड है यहाँ पर। खंड ए, खंड बी और खंड सी। खंड ए के अंतर्गत आपसे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको 30 शब्दों में देना है। कुल मिलाकर आपके 10 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन, और 10 के 10 प्रश्न आपको जवाब देने हैं। इसमें आपको कोई विकल्प नहीं है, यानी यह हिस्सा आपका 20 मार्क्स का हिस्सा है। ग्रुप बी के अंतर्गत आपसे कुल मिलाकर जिन प्रश्नों का आपका जवाब देना है उनकी संख्या है 5 और हर क्वेश्चन है 7 नंबर का। तो ये है 35 मार्क्स का। ग्रुप सी में आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है और हर क्वेश्चन का जवाब लगभग 500 वर्ड्स के अंदर, यानी टोटल 3 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन का मार्क्स है 15। 45 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर 100 नंबर का आपका ये प्रश्न पत्र है। यह आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा। आई थिंक मेरे ख्याल से आप इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। इसके बाद मैं आपके सामने तीसरे बिंदु पर आता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि आपको आपके सिलेबस के हर बिंदु और उप बिंदु के बारे में गहराई से जानकारी हो, क्योंकि जब तक आप अपने सिलेबस को गहराई से नहीं समझोगे तब तक आप परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की, प्रश्नों की प्रकृति को नहीं समझ पाओगे। तो आपके सिलेबस से जुड़े हुए, पेपर से जुड़े हुए हर बिंदु और उप बिंदु, पॉइंट एंड सब पॉइंट्स, इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपसे आपके पहले पेपर के बारे में बात करता हूँ। ग्रुप सी का आपका पहला पेपर, जो भारत का इतिहास कहलाता है। भारत का वो इतिहास, विद्यार्थियों, जो 1757 से 1947, 1857, 1757 से 1857, यानी कुल मिलाकर 100 साल के इतिहास के बारे में आपसे जानकारी की उम्मीद करता है। आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन, चाहे 2 नंबर के क्वेश्चन हो, चाहे 7 नंबर के क्वेश्चन हो, चाहे 15 नंबर के क्वेश्चन हो, वो इसी सिलेबस के आधार पर आपसे पूछे जाएंगे। और आपको शब्द सीमा का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और आपने यदि शब्द सीमा का उल्लंघन किया तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपका पेपर का कुछ हिस्सा निश्चित रूप से छूट सकता है। तो इस गलती को न करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट पेपर के बारे में, प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, जो 1757 से 1857 तक के। इसमें आपके 5 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपके अध्ययन के जो बिंदु हैं, उसके अंदर आपको इस कालखंड के बारे में, यानी 1757 से 1857 तक के जो 100 वर्ष के इतिहास है, इसको जानने के जो सोर्सेज हैं, यानी पुरालिखित सोर्सेज, आर्काइवल सोर्सेज और व्यक्तिगत पत्रावलियाँ, जो हमें उस वक्त के दरबार की, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स जो मिलते हैं, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ये स्रोत है, ये साधन है
जिनसे आप उस दौर के इतिहास के बारे में जानकारी पा सकते हैं। और स्रोत वो तरीके हैं जिनके बगैर आप उस दौर के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं ले सकते। तो पहली बात तो ये ध्यान रखने की। दूसरा टॉपिक इसके अंदर आपका है, वो है कि भारत में किस प्रकार से ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ। कंपनी ने, जो कि मूल रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी, किन परिस्थितियों में वो राजनीतिक कंपनी बनी, और किस प्रकार से उसने कर्नाटक के युद्ध लड़े, प्लासी और बक्सर के माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर किस प्रकार से कंपनी ने अपना नियंत्रण कायम किया। दूसरा टॉपिक ये। तीसरा, आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से 1765 के बाद कंपनी ने बंगाल के दीवानी अधिकार हासिल किए, रेवेन्यू राइट्स, यानी बंगाल की जनता से लगान वसूल करने का अधिकार, किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार कंपनी ने किस प्रकार से हासिल किया, उस प्रक्रिया के बारे में और इसके साथ ही द्वैत शासन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। द्वैत शासन, विद्यार्थियों में आपको बता दूं कि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार तो अपने पास रखे, लेकिन न्याय और प्रशासन का जिम्मा नवाब को दे दिया। नवाब के पास जिम्मेदारियां थी, अधिकार नहीं, और कंपनी के पास अधिकार थे, जिम्मेदारियां नहीं। इसका नुकसान न तो नवाब को हो रहा है और नई कंपनी को हो रहा है। इसका शिकार हो रही है बंगाल की जनता। और यही कारण है कि मैं आपको बता दूं कि 1768 से लेकर 70 के दौर में बंगाल का जो अकाल था, वो ज्ञात मानव जाति के इतिहास के सबसे भयानक अकालों में से एक अकालों में से शामिल किया जाता है। यह अकाल द्वैत शासन का नतीजा था, जब सत्ता संभालने वाली दोनों ही ताकतें किसी भी प्रकार से अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी। अल्टीमेटली शिकार कौन हुआ? आम जनता। तो यह आपको इस वक्त देखने का है। और इसके अलावा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तंत्र हिंदुस्तान में काम करेगा, वॉरेन हेस्टिंग्स का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो यह था आपका पहला पेपर का पहला यूनिट। अब सेकंड यूनिट के बारे में हम आपसे बात करते हैं। सेकंड यूनिट में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आपको ये देखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत की देशी रियासतों के प्रति क्या नीति रही और उनके साथ क्या संबंध रहे। इसमें पहली बात आपसे पूछा जाएगा अवध के बारे में। अवध, जहाँ की स्वतंत्र सत्ता 1721 में शहादत खान बुरहानुल मुल्क ने कायम की थी, उस अवध के साथ 1765 से लेकर 1797 तक, 1797 तक ब्रिटिश सरकार की बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो ज़्यादा उचित होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या संबंध रहे। दूसरी बात, मैसूर कंपनी के, मैसूर के साथ 1772 से लेकर 1799 तक, 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हराया। टीपू एक शेर की भांति युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया। तो 1772 से 1990 तक, जिस दौर में हम देख रहे हैं कि 3 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तीसरा, हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम शाही राजवंश, जिसकी स्थापना 1724 में चिनकलिज खान निजामुल मुल्क ने की थी, तो उसके संबंध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि मराठों के साथ कंपनी के संबंध किस प्रकार से रहे 1772 से लेकर 1805 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों के साथ कौन कौन से युद्ध लड़े, भोसले के साथ, होलकर के साथ, गायकवाड़ के साथ और पूना दरबार के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या संबंध रहे, इन तमाम बातों को आपको ध्यान रखना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके जो छोटे क्वेश्चन है, बेसिकली स्पेशली 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है, जो हर यूनिट में से
दो क्वेश्चन आए थे, तो वो इनमें से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। आगे की कक्षा में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और इनके जवाब क्या होते हैं। एक बात बता दें विद्यार्थियों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो आगे तक कामयाब होंगे। क्योंकि केवल एमए ही आपका लक्ष्य नहीं है, इसके आगे आपको नेट करना, प्रशासनिक सेवाओं के लिए जाना है, काफ़ी चीज़ें। फिर इसके बाद सेकेंड यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सहायक संधि व्यवस्था, जो कंपनी ने निजाम के साथ, मैसूर के साथ, मराठों के साथ लागू की। एक शब्द में बता दें कि सहायक संधि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी देसी रियासत को अपने नियंत्रण में लेती थी, उससे उसकी सेनाएं भंग करवा देती थी और उन्हीं के खर्चे पर उन्हीं की रक्षा के लिए एक सेना रखी जाती थी, जिसका पैसा देसी रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था और वह सेना कंपनी के प्रति वफादार होती थी। पिंडारी युद्धों के बारे में और साथ ही साथ उन तमाम कारणों के बारे में जानकारी दी जाएगी जिसके चलते हुए मराठा साम्राज्य का पतन हुआ। वो शक्तिशाली मराठा एम्पायर जो एक समय में हिंदुस्तान में मुगलों का उत्तराधिकारी माना जाता था, तो उस साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तीसरी यूनिट में विद्यार्थियों हम बात करेंगे सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में, सामाजिक सुधारों के बारे में, प्रशासनिक सुधारों के बारे में, और इंडियन रेनेसां की बात की जाएगी। भारतीय पुनर्जागरण का उदय राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में, जो आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा 1813 और 1833 के चार्टर अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसको व्यापार करने के लिए समय समय पर ब्रिटिश संसद से, सम्राट से अनुमति लेनी पड़ती थी, और उन अनुमति पत्र या जो चार्टर कहलाते थे उनके द्वारा कंपनी को 20-20 साल के लिए व्यापार करने का जो एक अधिकार था, वो उसका अनुमति पत्र बढ़ाया जाता था। तो ये चार्टर कहलाते थे। 1813 और 1833 के चार्टर के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख बातें थी, और साथ ही साथ इन चार्टर्स में से हिंदुस्तान के लोगों के लिए किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, इन तमाम बिंदुओं के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे थर्ड यूनिट में लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है, परमानेंट सेटलमेंट जो जमींदारों के साथ किया गया और जिसके अंतर्गत जमींदार को कंपनी का मालिक माना गया, जमीन का मालिक माना गया, और उसी को कहा गया कि वह जिम्मेदार है कंपनी को रेवेन्यू चुकाने के लिए, और यदि एक पहले से तय की गई तारीख के सूर्यास्त तक वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसकी जागीर या जमीन जब्त कर ली जाती थी, वो भी हम देखेंगे। और 1757 से 1857 के बीच जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो रहे कंपनी के द्वारा, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट में वेस्टर्न एजुकेशन का भारतीय समाज संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में आपको देखना है। और 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण जो किसानों का और ट्राइबल्स का, जनजातीय समुदायों का जो प्रतिरोध है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास का एक ऐसा दस्तावेज जिसके ऊपर गहन शोध कार्य हो चुका है और अभी भी काफी हद तक जरूरत है, उसके बारे में जानकारी। उस आंदोलन के स्वरूप के बारे में, क्रांति की प्रकृति के बारे में, कारणों के बारे में, और कंपनी ने किस प्रकार से इसको कुचला, इन तमाम बातों के बारे में आपको जानकारी देनी है। और साथ ही साथ 1857 के रिवॉल्ट में किसानों की क्या भूमिका रही, इस पे भी आपको विशेष फोकस करना है। पांचवी इकाई, इसमें हम बात करें कि कंपनी ने किस प्रकार से अवध में
सिंध में और पंजाब में अपने प्रभाव को फैलाया। किस प्रकार से कंपनी ने शक्तिशाली शेर पंजाब महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु के 9 साल के अंदर अंदर 1849 के अंतर्गत शक्तिशाली सिख एम्पायर पर कंट्रोल कायम किया। किस प्रकार से सिंध, जो उस दौर के व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, उस पर नियंत्रण कायम किया। और अवध अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन का आरोप लगाकर किस प्रकार से हटाया गया, इन तमाम बातों के बारे में जानकारी आपको आपकी 5 यूनिट में देखनी है। इसके साथ ही साथ पॉलिसी ऑफ द लैप्स बाय डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, जो अपने दौर के साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल में से एक था, और वह कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देना चाहता था जिससे कि कंपनी के राज्य का विस्तार हो। तो उसने देसी रियासतों को हड़पने की जो पॉलिसी ऑफ द लैप्स की नीति लागू की, इसके बारे में क्वेश्चन होंगे आपसे। साथ ही साथ अफगानिस्तान, बर्मा और नेपाल के प्रति अंग्रेजों की क्या नीति रही, और इसी दौर में कंपनी का लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व के बारे में कंपनी की क्या पॉलिसीज रही। विद्यार्थियों, एक इंटरेस्टिंग बात आप ध्यान रखना कि इस पेपर के बारे में मैं जब से आप बात कर रहा हूँ, तो ब्रिटिश संदर्भ में जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यह आप स्पष्ट रूप से देखें कि यहाँ पर ब्रिटिश का अर्थ ब्रिटिश सरकार से नहीं, केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी से है। 1857 तक हिंदुस्तान में हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी की रही, और 1857 के विप्लव के बाद, क्रांति के बाद, एक सबसे बड़ा बुनियादी चेंज ये आया कि अब हिंदुस्तान में कंपनी के शासन का अंत हुआ और क्वीन ब्रिटेन, ब्रिटेन की महारानी, भारत की अधिपति बनी, और वैधानिक तौर पर भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा बना। हालांकि ये बात अलग है कि आ, ये केवल एक सैद्धांतिक परिवर्तन था और व्यवहारिक तौर पर इन चीज़ों को लागू होने में काफ़ी समय लगा, तो ये बातें मैं आपसे बाद में करूँगा। तो विद्यार्थियों, मैंने अभी आपसे आज आपके फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा की। इसके बाद मैं आपसे अगली कक्षा में आपके सेकंड पेपर के बारे में चर्चा करूँगा, और चारों पेपर को डिटेल रूप से देखने के बाद मैं आपसे आपके क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बात करूँगा।